मैं इस चैनल पे बहुत कोशिश करता हूँ कि रिलीजन के टॉपिक्स में ना घुसे, उससे मेरे चैनल को अलग ही रखे। मगर कुछ लोग हैं कि रिलीजन में जबरदस्ती डायनासोर्स को घुसेड़ लाते हैं, और क्योंकि ऐसे लोगों के बहुत फॉलोअर्स हैं, तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ फैलता है। तो ऐसा झूठ तो आपके सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब दोस्तों, क्या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में डायनासोर्स का जिक्र है? शॉर्ट आंसर नहीं, नो, नाही, नको, इल्ले, बिल्कुल नहीं। मगर ऐसे दावे लोग बहुत करते हैं, तो चलिए इनके दावों को थोड़ा गौर से देख लेते हैं। और हिंदुइज्म के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में डायनासोर्स का जिक्र है, ऐसे दावे कई जगह पर मिलते हैं, खासकर यूट्यूब में। और यहाँ पर एक बात बहुत देखने को मिलता है कि ये लोग डायनासोर शब्द का जो लिटरल मीनिंग है, जो अर्थ है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब डायनासोर इस शब्द को दो प्राचीन ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। डेनोस, जिसका मतलब होता है फियरफुली ग्रेट इंग्लिश में, ह्यूज, लार्ज या विशाल का ऐसा कुछ नहीं, फियरफुली ग्रेट, ये याद रखना क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होने वाला है। और सोरोस, जिसका मतलब होता है सरीसृप। अब ये नाम पहली बार दिया गया था 1842 में। उसके कुछ साल पहले ही मेगालोसॉरस, इग्वानोडॉन और हाइलेओसॉरस जैसे प्राणियों का खोज हो चुका था, और 1842 में जूलॉजिस्ट रिचर्ड ओवन ने इन बड़े बड़े सरीसृपों को एक फैमिली में रखा, एक परिवार में, और इस परिवार का नाम दिया डायनोसोरिया। अब कुछ धर्म के ठेकेदार लोग देखिए कैसे इस इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि डायनासोर शब्द पहली बार 1842 में इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में डायनासोर का जिक्र है, मगर वो कोई दूसरा नाम से है। वो ये कहते हैं कि डायनासोर शब्द का मतलब विशालकाय सरीसृप है, जो कि वो नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि डायनोस का मतलब होता है फियरफुली ग्रेट, विशालकाय नहीं। तो उनके माइथोलॉजी और स्क्रिप्चर्स में और स्कल्पचर्स में जो भी थोड़े से सरीसृप जैसे दिखने वाले प्राणियों का जिक्र है, उनको वो तुरंत डायनासोर बता देते हैं। इस पॉइंट पर हम थोड़ी देर बाद में ही बात करेंगे। अब इनमें से कुछ लोग तो हद ही पार कर देते हैं। इनका कहना है कि डायनासोर जो शब्द है वो संस्कृत शब्द दानव और असुर से लिया गया है, और ये कहकर वो अपने माइथोलॉजी के दानव और असुरों को डायनासोर प्रमाण करने में लग जाते हैं। मगर ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर आप रिचर्ड ओवन का इस ओरिजिनल रिसर्च पेपर को देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि डायनासोर शब्द कहां से लिया गया है। अब थोड़ा इनका इस दावा पर बात करते हैं कि प्राचीन भारत में लोगों को डायनासोर के बारे में पता था। देखते हैं ये अपने पक्ष में क्या प्रमाण पेश करते हैं। अब ये चित्र आप देखिए जरा, और इस चित्र को देख के बताइए कि कौन प्राणी है, कौन दिखाई दे रहा है आपको। सिंधु सभ्यता से पाया गया इस सील में जिस प्राणी का तस्वीर है, वो बस एक घड़ियाल है, जो कि एक मछली को खा रहा है। गौर से देखेंगे तो घड़ियाल के 4 पैर, लंबा स्नाउट, नाक के ऊपर घड़ा भी आपको साफ साफ दिखेगा। एक समय घड़ियाल, जो कि एक क्रोकोडिलियन है, कोई डायनासोर नहीं, उत्तर भारत के कई सारे नदियों में पाया जाता था, सिंधु नदी में भी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिंधु सभ्यता के लोग घड़ियाल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उसका ही तस्वीर बनाए अपने सील में। आधुनिक वैज्ञानिक ने डायनासोर का नाम दिया है। हिंदू आख्यानों में विशालकाय सरीसृप को मकर कहा जाता है। मकर हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित एवं मंदिरों पर इसका चित्रण मिलता है। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का ध्वज है, जिसको हम मकर ध्वज के नाम से जानते हैं। और इस मकर ध्वज यानी कि प्रद्युम्न के ध्वज पर तो मकर होता ही था। शोक मथुरा से विशाल मकर सार्क की ये एक सील या अंकन मिला हुआ है। लूर में मतपा प्रवेश द्वार पर मकर, बिड्डू की दीवारों पर मकर पर सवार भगवान वरुण 12वीं शताब्दी सूरत है। ये 2 ईसा पूर्व कौशाम्बी का यह मकर जो है इलाहाबाद की म्यूजियम में रखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। मकर का बहुत जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो ये मकर कौन सा जानवर है? दरअसल मकर हिंदू माइथोलॉजी में वर्णित एक काल्पनिक प्राणी है। काल्पनिक प्राणी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका जो मूर्तियां और डिस्क्रिप्शन मिलता है वो किसी असली जानवर का हो ही नहीं सकता। ज्यादातर समय मकर के शरीर के सामने वाला हिस्सा किसी हाथी जैसे स्तनपायी का होता है और पिछला हिस्सा किसी मछली की तरह होता है। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो मछली टाइप का दिख रहा है। तो भाई तुम अपनी आंखों का ढंग से इलाज कराओ, क्योंकि डायनासोर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है ही नहीं कि एग्जैक्ट में डायनासोर दिखता कैसा था, ये किसी के पप्पा को नहीं मालूम। क्या बोला तूने? एग्जैक्ट में डायनासोर दिखता कैसा था, ये किसी के पप्पा को नहीं मालूम। दरअसल कई सारे प्रजातियों के डायनासोर्स के लगभग पूरे स्केलेटन्स जीवाश्म के रूप में मिले हैं, जिनसे हम आसानी से डायनासोर्स का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड है कि उनके शरीर के बाहर का चमड़ा दिखता है। कुछ फॉसिल्स में अंदर के ऑर्गन्स भी दिखते हैं। तो हाँ, डायनासोर्स कैसे दिखते थे वो 100% एक्यूरेटली हमें पता नहीं, मगर एक बहुत ही अच्छा आइडिया है हमारे पास।
और कोई भी प्रजाति ऐसा नहीं था जो आधा हाथी और आधा मछली की तरह दिखता हो। और जहां मकर नाम के काल्पनिक प्राणी को कहानियों में ज्यादातर समय पानी में रहने वाला बताया जाता है, वहां डायनासोर लगभग पूरा समय जमीन पर ही रहते थे, सिवाय कुछ प्रजाति के जो पानी के आसपास या पानी में शिकार करते थे। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि डायनासोर्स के समय कई बड़े बड़े सरीसृप थे जो पानी में रहते थे, जैसे कि इक्थियोसॉर्स, प्लीजियोसॉर्स या मोसासॉर्स। मगर ये तो डायनासोर्स नहीं थे। इक्थियोसॉर्स इक्थियोप्टेरिजिया शाखा के और प्लीजियोसॉर्स सौरोप्टेरिजिया शाखा के सरीसृप है। दूसरी तरह मोसासॉर्स लेपिडोसोरिया शाखा के सरीसृप है, यानी कि आज के सांप और छिपकलियों से ज्यादा करीब है, जिनके साथ डायनासोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए फाइलोजेनी और क्लासिफिकेशन बिना जाने ऐसा दावा कर देना कि कोई भी विशालकाय सरीसृप डायनासोर होता है, ये साइंटिफिकली भी गलत है और झूठा दावा है। तुम जो डायनासोर डायनासोर करते हो, असल में डायनासोर का मीनिंग क्या है? डायनासोर का मतलब क्या है? विशाल सरीसृप। 1840 में यही तो निर्णय लिया गया ना कि डायनासोर का मतलब क्या हुआ? डायनासोर का मतलब हुआ विशाल सरीसृप। हाँ, डायनासोर जिस नाम से मिलके बना है, यानी कि डायनासोर नाम का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है विशालकाय सरीसृप, तो ऐसे विशालकाय सरीसृपों का उल्लेख हिंदू दर्शनों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में और हिंदू स्थापत्य कला में हर जगह। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 1842 में दिया हुआ नाम के मीनिंग पर ही अटके हुए हैं, मानो कि उसके बाद डायनासोर्स के बारे में और कुछ पता ही नहीं चला है। असल में इन 200 सालों में बहुत सारे नए तथ्य हम जान पाए हैं कि सारे डायनासोर्स विशालकाय नहीं होते थे, काफी छोटे भी होते थे। इसीलिए इनका दावा फिर से गलत साबित होता है। और इनका कहा गया एक और बात आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं, अरे ये तो व्हेल मछली है, ये तो शार्क मछली है। हो सकती है, क्योंकि ये जो विशाल सरीसृप है ये उन्हीं विशाल सरीसृपों के तो वंशज है भाई। ये व्हेल और शार्क को सरीसृप बता रहे हैं, जिसको बायोलॉजी का बेसिक ज्ञान ही नहीं कि व्हेल स्तनपायी है और शार्क मछली है और दोनों में कोई भी सरीसृप नहीं है, उनसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? चलिए इनके कुछ और प्रमाण देख लेते हैं। इनका कहना है कि राजस्थान के रावत भाटा में पत्थर के ऊपर ये कार्विंग मिला है और इनका दावा है कि ये बिल्कुल जुरासिक पार्क वाला डायनासोर है। इससे एक बात तो क्लियर है कि इनका डायनासोर्स का ज्ञान जुरासिक पार्क मूवीज के गलत डायनासोर तक सीमित है। और रही बात इस तस्वीर का, तो कृपया करके हमें बताए कि किस तरफ इसका सर है और किस तरफ इसका पूंछ और इसका शरीर भी कहां पर है। गुफा के दीवार पर बने कुछ लाइंस को डायनासोर का तस्वीर बता देना कोई सबूत नहीं होता। फिर ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का बनाया हुआ ये प्राचीन चित्र दिखाया जाता है और दावा किया जाता है कि डायनासोर्स के तस्वीर है। अब ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ हिंदुइज्म का क्या संपर्क है वो अलग सवाल है, मगर क्या ये तस्वीर डायनासोर्स के है? जी हाँ, बिल्कुल डायनासोर्स के है, मगर प्रागैतिहासिक नॉन एवियन डायनासोर्स का नहीं, एवियन डायनासोर्स का, यानी कि पक्षियों का तस्वीर है ये। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में जब इंसान पहली बार आए आज से करीब 50,000 साल पहले, तो उनके साथ इस विशाल पक्षी का मुलाकात हुआ था। पक्षी का नाम है गेनियोर्डिस न्यूटोनाई और ये आज के एमू पक्षियों से 3 गुना ज्यादा बड़े होते थे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों ने उसी पक्षी का पेंटिंग बनाए थे। इससे इतना तो स्पष्ट है कि विशालकाय जीव डायनासोर और मानव कभी एक साथ भी अस्तित्व में थे। एवं ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण है। तो इंसान डायनासोर्स के साथ रहते थे, जरूर आज भी रहते हैं, मगर वो सभी एवियन डायनासोर्स है जिन्हें हम पक्षी भी बुलाते हैं। नॉन एवियन डायनासोर्स 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं, इंसान के आने के करोड़ों साल पहले। इसका प्रमाण है दुनिया भर का फॉसिल एविडेंस, क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड के बाद के रॉक्स में कभी भी किसी डायनासोर का एक हड्डी नहीं मिलता। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां पर इंसान और डायनासोर्स के अवशेष एक ही समयकाल के पत्थरों में मिले हैं। तो इंसान और डायनासोर्स कभी एक साथ रहते थे, ये दावा करना भी गलत होता है। ये भी ओंकार मठ मंदिर का ही है। इसमें देखो, ये तुम्हारे जुरासिक पार्क वाला तुम्हारा डायनासोर अंकल है, ये देखो ऊपर जो तुम्हारा मूवी में जो फिक्शनल कैरेक्टर जुरासिक पार्क वाला जो तुम्हारा डायनासोर है, और ये मंदिरों के सीलों पर बना हुआ डायनासोर है। दोनों में तुम समानताएं देख सकते हो और पहचान सकते हो कि किसने किससे चुराया है। आंकोर वाट से कुछ ही किलोमीटर दूर तापरोम मंदिर का ये मूर्ति है और ये कोई डायनासोर का मूर्ति है नहीं, गेंडा जैसा कोई स्तनपाई का मूर्ति है और इसके डिटेल्स मैंने बहुत पहले ही इस वीडियो में बताया है। अब थोड़ा बात करेंगे कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे किसी विशालकाय सरीसृपों के बारे में कुछ कहा गया है। फिर ये आते हैं धर्म ग्रंथों को लेकर, जहां पर वही मकर और तिमिंगिला जैसे काल्पनिक बड़े बड़े समुद्री जीवों का जिक्र है और ये लोग डेस्परेटली उन्हें डायनासोर साबित करना चाहते हैं। हालांकि इनके पास एक किताब के कहानियों के बिना कोई सबूत ही नहीं है कि ऐसे प्राणी वास्तव में होते भी थे। सोचिए, अगर इतने अनजान बड़े बड़े समुद्री प्राणी इंसानों के साथ ही रहते थे तो उनका एक भी हड्डी या अवशेष अब तक क्यों नहीं मिला?
सुश्रुत संहिता में विशालकाय सरीसृप का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता के अनुसार तिमी तिमी, अब देखो तुम जो कह रहे हो ना मगरमच्छ के नाम, अभी देखो विशालकाय जीवों के नाम देखो, कितने बड़े बड़े जीवों के नाम यहाँ पर देखो। सुश्रुत संहिता के अनुसार तिमी, तिमिलिंगा, नदी, वालका, मगरा, गरगा, चरगा, महामिया और राजीवा आदि ने समुद्री मछली के परिवार का गठन किया है। क्या है? आदि ने समुद्री मछली के परिवार का गठन। फॉर द लास्ट टाइम समुद्री प्राणियों के साथ नॉन एवियन डायनासोर्स का कोई लेना देना नहीं था, और उस समय जो बड़े बड़े समुद्री सरीसृप रहते थे वो भी डायनासोर्स के साथ ही विलुप्त हुए थे। उनके भी कोई अवशेष उस समय के बाद पत्थरों में आज तक नहीं मिले हैं, और रेडियो एक्टिव डेटिंग पद्धति से हम पत्थर के लेयर्स और उनमें पाए जाने वाले फॉसिल्स कितने पुराने हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली जान सकते हैं। ये विशालकाय पहाड़ के आकार का सरीसृप है, तो निश्चित ही ये वो डायनासोर ही है। और कहीं भगवत पुराण के कहानी में एक बड़ा सा छिपकली के बारे में बताया गया है जो कि गिरिनिभम, एक पहाड़ जितना बड़ा था। फिर हम देखते हैं कि वो इतना बड़ा है कि वो कुएं में गिर गया है। तो या वो कुआं पहाड़ से भी बड़ा है, या फिर उस छिपकली का आकार इस कहानी में बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। फिर पता चलता है कि इस कहानी में एक राजा को श्राप देकर किसी ने छिपकली बना दिया है, और ये लोग ये जोर जोर से कहना चाहते हैं कि वो कहानी का राजा श्रापित होकर डायनासोर बने थे। कोशिश अच्छी है, मगर ये बड़ा चढ़ाकर बताया गया कहानी के अलावा और कुछ है ही नहीं। नॉन एवियन डायनासोर इंसानों के समय नहीं रहता था, ये प्रमाणित फैक्ट है। आप अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करके जबरदस्ती किसी बड़े से छिपकली को डायनासोर मान ही सकते हो, मगर कोई सबूत है नहीं। और छिपकली तो वैसे भी उतना बड़ा नहीं था, तो कुएं में गिर गया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी प्राणी बड़ा सा सरीसृप होने पर वो डायनासोर नहीं बन जाता। डायनासोर का एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक डेफिनेशन है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया था। सरीसृपों में आर्कोसौरोमॉर्फा शाखा के अंदर ऑर्निथोडेरा शाखा के एक खास तरह के सरीसृप को ही डायनासोर कहा जाता है, जिनमें आज के पक्षियां भी शामिल है। श्रीमद् भागवत में समुद्री सरीसृप का उल्लेख फिर से काल्पनिक समुद्री सरीसृप जलचरों में मैं मकर हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। तो जलचरों में मकर यानी कि मकर क्यों? क्योंकि मकर वो जो अपनी विशाल संरचना और विशालकाय स्वरूप के लिए प्रख्यात हो, जाना जाता। देखिए फिर से मकर आ गया। असल में क्या है, ऐसे काल्पनिक बड़े बड़े जीवों को जबरदस्ती डायनासोर बना देने का स्वभाव दूसरे रिलीजन्स में भी है। जैसे ईसाई यानी क्रिश्चियंस में कुछ लोग बाइबल में वर्णित काल्पनिक प्राणी बेहेमोथ और लेवियाथन को जबरदस्ती डायनासोर बनाने में लगे हुए हैं, और बहुत बार वो गलत भी साबित हुए हैं। अगर किसी को अब भी लगता है कि नॉन एवियन डायनासोर इंसानों के साथ रहते थे, तो वो एक काम करे, पृथ्वी के किसी भी कोने से एक ऐसा नॉन एवियन डायनासोर का फॉसिल खोज निकाले जो इंसानों के समय का है। क्या पता इतने बड़े खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल जाए। गलत इंफॉर्मेशन और अंधविश्वास इतने गहराई तक पहुंच चुका है कि रिसेंटली भारत के एक जाने माने यूनिवर्सिटी का जियोलॉजिस्ट ने यह क्लेम कर बैठा था कि वेदों में डायनासोर का उल्लेख है, मगर ऐसे काल्पनिक प्राणियों के कहानी के अलावा इसका कोई सबूत नहीं है। किसी डायनासोर के अवशेष का पहला साइंटिफिक सबूत मिलता है 1676 से, जब रॉबर्ट प्लॉट ने मेगालोसॉरस का एक फीमर हड्डी के बारे में लिखा। तब उनको पता नहीं था कि यह किस प्राणी का हड्डी है। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया है। तो क्या 1676 से पहले किसी भी इंसान को डायनासोर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं? जी हाँ, जरूर मिले हैं, और कई देशों में प्राचीन ग्रंथों में और प्रचलित कहानियां में इसका जिक्र भी है। प्राचीन चीन में आदिवासी डायनासोर्स के अंडों के जीवाश्म से अंडा का खोला का टुकड़े निकालकर उन्हें गहने बनाने में इस्तेमाल करते थे। चीन के प्राचीन प्रचलित कहानियों में बार बार ड्रैगन के हड्डियां मिलने का जिक्र है, जो कि असल में डायनासोर्स के हड्डियां हो सकते हैं। प्राचीन ग्रीस में भी विशालकाय अजीबोगरीब प्राणियों का कहानी प्रचलित था, जो हो सकता है डायनासोर्स के अवशेष को देखकर रचा गया था। 430 बीसी के आसपास ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इजिप्ट में बहुत सारे ऐसे हड्डियों के अवशेष का जिक्र किया है जो शायद डायनासोर्स के हड्डियां हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्राचीन अधिवासियों को डायनासोर्स के अवशेष और पैरों के निशान के बारे में पता था। कुछ आदिवासी उन्हें विशालकाय बाइसन के हड्डियां समझते थे। अफ्रीका के कुछ आदिवासी डायनासोर्स के पैरों के निशान के जीवाश्म, जिन्हें इक्नोफॉसिल्स कहा जाता है, उसके साथ परिचित थे, और उनके आधार पर अपने कल्पना से बड़े बड़े प्राणियों के बारे में कहानियां, गाने, यहाँ तक कि चित्र भी बनाए थे। ये सारे उदाहरण है जब इंसानों को डायनासोर्स के अवशेष मिले थे और वो समझ नहीं पाए कि ये किसके अवशेष है, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े काल्पनिक प्राणियों का कहानी बनाए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उन कहानियों में बताए गए विशालकाय जीव ही डायनासोर है, या फिर इंसान नॉन एवियन डायनासोर्स के साथ में रहते थे। क्या ऐसा ही कुछ प्राचीन भारत में भी हुआ था और इंसान डायनासोर्स के अवशेषों को देखकर ऐसे बड़े बड़े काल्पनिक प्राणियों का कहानी बनाया था? हो सकता है, मगर ऐसे बड़े हड्डियों के मिलने का जिक्र प्राचीन कहानियों में नहीं मिलता।
फिर भी अगर डायनासोर के अवशेषों को देखकर मकर या तिमिंगिल जैसे विशाल काल्पनिक प्राणियों की कहानी बनाया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मकर या तिमिंगिल ही डायनासोर थे। जबरदस्ती इनको डायनासोर साबित करने की कोशिश बेकार है, क्योंकि उस समय डायनासोर क्या होते हैं इसके बारे में लोगों की कोई जानकारी नहीं थी और प्रागैतिहासिक प्राणियों का असली परिचय लोगों को नहीं पता था। जानकारी होता तो भारत में डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स को शिवलिंग बनाकर पूजा नहीं किया जाता, स्तनपायी के पूर्वजों के फॉसिल्स को शिव का मूर्ति बनाकर पूजा नहीं किया जाता, या फिर एमोनाइट्स के फॉसिल्स को शालिग्राम शिला के रूप में पूजा नहीं किया जाता। दूसरे देशों में भी जानकारी होता तो कैमरून में डायनासोर के पैरों के निशान को नमाज पढ़ने वाले इंसानों के शरीर का निशान नहीं माना जाता, और अल्जीरिया में वैसे ही पैरों के निशानों को अरेबियन नाइट्स के कहानियों का रुख पक्षी का निशान नहीं माना जाता। प्राचीन काल में इंसानों को तो डायनासोर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन आज वैज्ञानिकों को डायनासोर के बारे में बहुत कुछ पता चला है। हड्डियों के अलावा और भी बहुत कुछ अवशेष मिले हैं डायनासोर के, जिसमें शामिल है पैर के निशान, अंडे, चमड़ा, इंटरनल ऑर्गन्स, फेदर्स, यहाँ तक कि उनके टट्टी के जीवाश्म भी। इतने तरह के अवशेष हमें काफी कुछ बता सकते हैं इन प्राणियों के बारे में। तो इस समय में रहकर ऐसे झूठ फैलाना, क्योंकि डायनासोर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है ही नहीं कि एग्जैक्ट में डायनासोर दिखता कैसा था, ये किसी के पप्पा को नहीं मालूम। बहुत ही गलत बात है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे एक्यूरेट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।